व्यसन मुक्ति आंदोलन। जैसा कि आप सब विगत कई वर्षों से व्यसन मुक्ति के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, साथ ही साथ 1 दिवसीय, 3 दिवसीय, 6 दिवसीय शिविरों में भी यह विषय प्रमुखता के साथ प्रसारित होता है। अब इस विषय के प्रसारण के साथ साथ, प्रस्तुतिकरण के साथ साथ आज के समय में अब हम इस पर और कैसे इस पर पैनापन लाएं और बेहतर ढंग से कैसे प्रस्तुत करें, आइए इसके संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये कि व्यसन मुक्ति आंदोलन का संबंध किससे है, ये हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम समझते हैं कि व्यसन मुक्ति आंदोलन की जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये युवाओं के बीच रखा जाने वाला बात है, ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर हम युवाओं की ओर अगर देखें तो युवा कहने का मतलब हो जाता है आपके हाई स्कूल, स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थी। तो क्या केवल इन्हीं को ही इस विषय को बारे में बताना चाहिए या इसकी प्रस्तुतिकरण इन्हीं के पास रखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में व्यसन मुक्ति विषय की प्रस्तुति सभी के पास कर सकते हैं, सभी आयु वर्ग के पास। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से हमको सबसे ज्यादा अगर ध्यान किसी पर देना है तो वो है आने वाली पीढ़ी। आने वाली पीढ़ी का तात्पर्य आप कक्षा पहली से भी इसको ले सकते हैं। कक्षा पहली के बच्चे से ही अगर बाल संस्कार शाला के माध्यम से या उनको स्कूलों में उद्बोधन के माध्यम से हम व्यसन के बारे में उनको जागरूक करते रहे तो निश्चय ही वो बच्चे आने वाले समय में जब वो किशोर वय में प्रस्तुत होंगे, युवा वर्ग में जब प्रस्तुत होंगे, तो व्यसन से दूर रहेंगे। भाइयों बहनों, अब समझते हैं कि व्यसन मुक्ति आंदोलन का हम प्रस्तुतिकरण कहां और किस ढंग से करें और इसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए और प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट बिठा लें कि इस व्यसन मुक्ति आंदोलन की प्रस्तुति हमको कहां कहां देनी है। सबसे पहले ये हमको देखना है। तो सर्वप्रथम हम जहां भी रहते हैं, हमारे ब्लॉक में कितने हाई स्कूल हैं, कितने मिडिल स्कूल हैं, कितने हायर सेकेंडरी हैं, कितने कॉलेज हैं। क्रम से अगर देखें तो कितने मिडिल स्कूल हैं, कितने हाई स्कूल हैं, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल हैं और कितने कॉलेज हैं। सर्वप्रथम हम अपने रजिस्टर में ये डाटा करें, तैयार करें कि मेरे क्षेत्र में इतने स्कूल कॉलेज हैं। अब आपके पास इन स्कूल कॉलेज की संख्या आ गई, स्कूल कॉलेज की संख्या आ गई। अब क्या करना है आपको? व्यसन मुक्ति आंदोलन का वहां पर कार्यक्रम रखना है। आप यकीन मानिए, अभी के समय में आप किसी भी स्कूल कॉलेज में अगर जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि भाई साहब हम व्यसन मुक्ति का एक क्लास लेना चाहते हैं आपके यहाँ, तो पहले तो वो घबराएगा। एक बार पहले उनको घबराहट होगी, अरे नशा के बारे में बात करने वाले हैं शायद ये, ऐसा उनको लगेगा। और दुर्भाग्य की बात है कि आज के हमारे स्कूल कॉलेज के शिक्षक भी व्यसन से ग्रसित हैं। अब ऐसी परिस्थिति में शिक्षक है, वो आपकी बात से सहमत हो, क्यों? हो सकता है वो भी नशा करता हो। ऐसे में प्रथम दृष्टया वो आपको टालने का प्रयास करेंगे कि नहीं, हम नहीं करा पाएंगे, हमको बीओ से बात करना पड़ेगा, हमको उच्च अधिकारियों को जानकारी दे। तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम स्कूल कॉलेज में अगर जाते हैं तो उनको हम डायरेक्ट नशा मुक्ति के संबंध में बिल्कुल ना बोले। ऐसा बोलने से निगेटिव विचार एक आ जाता है और वो आपको टाल सकते हैं, आपको मना भी कर सकते हैं। तो क्या किया जाए? अभी वर्तमान में नैतिक शिक्षा के लिए प्रशासन भी जोर दे रहा है, शासन भी जोर दे रहा है और योग शिक्षा के लिए भी दे रहा है।
एक बड़ी मजेदार बात आपको बताएं, अभी तो विद्यालयों में महीने में एक दिन के लिए एक योग शिक्षक डिप्यूट कर दिया गया है। वो एक शिक्षक महीने में एक दिन स्कूल में जाता है या जाती है और योग की कक्षाएं लेते हैं, और बहुत ही वैदिक तरीके से, ऐसा कोई काम चलाओ नहीं, बिल्कुल वैदिक तरीके से वो ले रहे हैं। ठीक इसी तर्ज पर हम या तो उसी योग शिक्षक के साथ अपना एक दिन कार्यक्रम बना लें, या फिर अलग से हम विद्यालय के प्राचार्य को या वहां के टीचर लोगों को ये बात के लिए प्रेरित करें कि भाई साहब, सर जी, हम आपके स्कूल में एक दिन 4 घंटे का या 3 घंटे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कक्षा लेना चाह रहे हैं, और हमारे विषय क्या क्या है, तो विषय उनको बता दीजिए। विषय आप उनको बता दीजिए कि पर्सनालिटी, व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, और एक लास्ट में एक हमारा विषय और होता है जो नशा से संबंधित होता है। इस तरह से अगर हम प्रस्तुतिकरण करें तो सहज रूप में स्कूल कॉलेज के जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है? व्यसन मुक्ति की प्रस्तुतिकरण। तो अब किसी भी विद्यालय में हम जाएंगे तो अकेले तो जाते नहीं हैं। जाना कितने लोग को है? कम से कम 3 लोग जाते हैं, 4 लोग भी जाते हैं, या 2 लोग जाते हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो कम से कम इतने लोग जाते हैं। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। 20 मिनट में व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र बता दे, एक हमारे आचार्य जो है 20 मिनट में बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि बता दें, तुरंत उसके बाद एक रिसेस देकर के उनके लिए अभी एक विषय सरप्राइज के रूप में आपके पास और है। वो सरप्राइज रखिए उसको, जब बच्चे जब बैठ जाएं तब उनको बताइए कि भाई ये विषय नशा के बारे में, व्यसन मुक्ति के बारे में। नशा के बारे में कहना भी नहीं, व्यसन मुक्ति के बारे में। जब इस ढंग से हम उनके पास प्रस्तुतिकरण करेंगे तो वो इसके लिए सहज रूप में तैयार होंगे, उनमें उत्सुकता भी बन जाएगी और मजे से वो कार्यक्रम को सुनेंगे, देखेंगे। अब आते हैं तैयारियां क्या क्या करनी पड़ेंगी इसके लिए। आप स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो तैयारियां आपके पास क्या क्या होनी चाहिए? तो पहली तैयारी तो ये कि इस विषय के आंकड़े हमारे पास पूरे रहें। जैसे शराब के बारे में आप बात करेंगे, आप गुटखा, आप गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकीन इत्यादि के बारे में बात करेंगे। तो न्यूनतम अधिकतम अपडेट आंकड़े आपके पास होने चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, अगर आप प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा रहे हैं कार्यक्रम या फिर बैनर पोस्टर के माध्यम से दिखा रहे हैं, दोनों स्थिति में आपके पास अखबार की कतरनें होनी चाहिए। अखबार की कतरनें, जैसे अखबारों में कई बार छपते रहता है, नशे के चपेट में आकर पुत्र ने की पिता की हत्या, गुटखे का खा करके ऐसा विद्यार्थी हुआ पागल। ऐसा बहुत सनसनीखेज खबर अखबारों में आते रहते हैं। हमारे जो भी भाई बहन व्यसन मुक्ति आंदोलन के प्रति रुचि रखते हैं वो ऐसे अखबारों के कतरनों को अपने साथ बाई डेट रखे रहें, उसमें डेट भी रहे और अखबार कौन सा है वो भी रहे। ये जब चीज आप विद्यार्थियों के सामने और टीचर्स के सामने जब प्रस्तुत करते हैं कि देखिए भैया, छत्तीसगढ़ में शराब पीकर इतने लोगों की गई जान, नशीले शराब के सेवन से 5 लोग हुए मौत के शिकार, ये रोज आ रहा है अखबार में। लेकिन हम इनको अगर रखते हैं अपने पास और उसको अगर हम प्रोजेक्टर के माध्यम से या फिर वहां पर डिस्प्ले के माध्यम से अगर दिखाते हैं, तब उनको पता चलता है कि हम जो कहने आए हैं वास्तव में बिल्कुल सही है। तो ये तैयारियां हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी तैयारी, आपके पास वो भयावह चेहरे जैसे गुटखा से जो रहता है, जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये जो फोटोग्राफ्स हैं, इस तरह के जो फोटोग्राफ्स हैं, ऐसे ये भयावह चेहरे वाले फोटोग्राफ्स, ये सब कम से कम 3 फीट के पोस्टर में आपके पास होने चाहिए। 2 फीट तो न्यूनतम ये पोस्टर आपके पास हो, ताकि आप इस पोस्टर को उनको अपने व्याख्यान के दौरान वहां पर दिखा सकें।
जब ये चीज आप उनको दिखाते हैं तब उनको पता चलता है कि वास्तव में ये जो बताने आए हैं बिल्कुल सही चीज है, कि गुटखा खाने से ऐसा होता है और इस तरह से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। आप शराब वाले पोस्टर भी रखें। हमारा शराब वाला जो पोस्टर रहता है जिसमें सांप शराब का 3 फोटो लगा होता है, सबसे जहरीला कौन, ये पोस्टर भी हमारे साथ रहे। दूसरी तैयारी हो गई। तीसरी तैयारी, आपके पास साहित्य होने चाहिए। आप 2 लोग क्लासरूम में हैं या 3 लोग क्लासरूम में हैं, लेकिन एक भाई या एक बहन स्कूल के बाहर बरामदे में एक टेबल में हमारे साहित्य लेकर के बैठे रहें। क्योंकि कार्यक्रम जब आपका चल रहा हो उस दौरान जब आप बातें कर रहे होंगे तो निश्चय ही साहित्यों के बारे में भी आप बात करेंगे। और जब बात करेंगे तो बाहर जब विद्यार्थी निकलेंगे या टीचर निकलेंगे और अगर उनको पुस्तकें दिखती हैं तो निश्चय ही उसको क्रय करें, खरीदेंगे उसको। छोटी छोटी पुस्तक है, व्यसन से बजाय सृजन में लगाएं, मद्यपान की विभीषिका, जहर, अनजानी मौत, शराब एक अनजानी, ऐसे तमाम तरह के हमारे युग साहित्य परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित हैं। उन साहित्यों को भी वहां पर रखे रहें। छोटे छोटे पुस्तक है, 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए वाले पॉकेट बुक्स हैं, ये हमारे पास होनी चाहिए। तीसरा, कार्यक्रम करने जब स्कूल कॉलेज में आप जाएं, गीत की तैयारी जरूर हो। गीत का पहले प्रैक्टिस भी करके रखे रहें आप, ज्यादा नहीं, कम से कम 2 गीत तो कम से कम होने चाहिए। शुरुआत आप गीत से करें और अंत भी आप गीत से करें। नशे के बारे में बहुत अच्छी गीत भी है, मनोरंजक गीत हैं। जैसे अधिकतर प्रचलन में चलने वाला गीत है आपका शिरडी वाले साईं बाबा की तर्ज पर जो आपका गीत है, वो गीत बहुत अच्छा है, उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चे उसमें आनंदित भी होते हैं और उसको सुन के उनको मजा भी आता है और उससे ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। बीड़ी पीने वाले बाबू आएगी तेरे तन पे बीमारी, बढ़िया प्रस्तुतिकरण कीजिए उसको। छत्तीसगढ़ी गीत अगर हो नशा के संबंध में तो उसकी प्रस्तुति करें। ये तैयारियां भी, गीतों की तैयारी भी जरूरी है। और इसके साथ आपका क्या रहे, वहां हो सके तो ढोलक बाजा बजाने वाला हो तो वेरी गुड, नहीं हो तो डफली। डफली में हम सभी गीत की प्रस्तुति कर सकते हैं। डफली हो, डफली के साथ एक खंजरी जो होता है ऐसा बजाने वाला, वो भी आपके पास होने चाहिए। ये आपकी प्रारंभिक तैयारियां हैं जब विद्यालय में आप जाएंगे। जैसे ही आपकी गीत की प्रस्तुति होगी तो 2-4 लोग जो बाहर बैठे रहेंगे ना बच्चे, वो भी अंदर आ जाते हैं, अरे वाह बढ़िया गीत वीत चल रहा है, मतलब कोई अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, चलो चलो सुनते हैं सुनते हैं। अरे बुलाए, हम भीड़ हमारे पास आ गई है हमारे पास, अब गुरुदेव के उद्देश्य को हमको उनके सामने प्रस्तुत करना है। और क्या चाहिए, शंख भी रखें आप, शंखनाद कर सकते हैं। और क्या चाहिए, संकल्प पत्र। संकल्प पत्र भी जरूर रखें। उस दौरान बच्चों को हाथ ऊपर करके भी संकल्प दिलवाना है कि हम आज के बाद नशा नहीं करेंगे। संकल्प पत्र भी अगर बच्चे भरते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। शांति कुंज भेजने का काम आता है, रिकॉर्ड में रखने का काम आता है, हमारा एक आधिकारिक रिकॉर्ड हो जाता है वो। तो संकल्प पत्र भी हमारे पास जरूर हो। तो मोटा मोटा चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर से एक बार समझ लें इसको। विद्यालय में जाए तो तैयारियां हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए। पहला, जानकारी अपडेट होना चाहिए, गलत आंकड़े प्रस्तुत नहीं करना है। चाहे गूगल में सर्च करें, इंटरनेट में देखें, कहीं भी देखें, लेकिन जानकारी हमारी सही होनी चाहिए। गलत आंकड़े नहीं देना है। जैसे कितने शराब की भट्टियां हैं, कितने शराब से राजस्व मिलता है, कितना राजस्व शराब में सरकार खर्च करता है, ये आंकड़े भी हमारे पास अच्छे आंकड़े होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां बैठे लोग स्टूडेंट हैं और टीचर भी हैं। हम कुछ गलत बोल के आ गए तो वो फिर उसको सर्च करें और बात झूठी निकले तो फिर हमारी प्रामाणिकता नहीं रहेगी। अपनी ओर से कोई भी चीज को अनावश्यक रूप से प्रस्तुत ना करें। जैसे कई बार क्या होता है, हमने एक बना लिया है, प्रचलन में आ गया था, अब उस पर अपडेट भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ गैम्बियर नाम का पेंट, गैम्बियर नाम का पेंट, सोचना पड़ेगा गैम्बियर नाम के पेंट से ही वो बनता है, जरूरी नहीं है। इसलिए ऐसा बिल्कुल हम बोलने लग जाएं तो भी ठीक नहीं रहता। जैसे एक और चीज आता है, छिपकली को
मार के पीस के उसकी हड्डी को मिला देना। हम कहीं पर भी अगर इस तरह का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो कोई भी कंपनी कहीं हम पर दावा ना कर दे कि बताओ प्रमाणित करो आप छिपकली का वो रखते हो। तो अनावश्यक आंकड़े हम शब्दों का प्रयोग ना करें। हमको मुख्य रूप से प्रयोग करना है सराहना, हमको ज्यादा ध्यान देना है। वो किसने क्या मिलाया कैसा मिलाया वो अलग मामला है। ठीक, विशेष बात का ध्यान और रखें। आपने चाय के बारे में बढ़िया बोल दिया, वहां पर चाय हानिकारक है, चाय ऐसा है, चाय वैसा है। प्रिंसिपल साहब अपने केबिन में कार्यक्रम समाप्ति के बाद आपको बिठाए और चाय बिस्किट ले आओ बोले और आप चाय पी लिए आप। तो गड़बड़ाएगा ना मामला। तो या तो चाय के बारे में आप बोलो मत, और बोल दिए हैं अगर तो बाद में जब आपको कुछ पानी वानी पिलाते हैं बिस्किट बिस्किट उस वक्त चाय पियो मत। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन ये विद्यालय में चूंकि है, महाविद्यालय में है, इसलिए इस बात पर हमें गंभीरता से पता चला। वो शिक्षक को बोल रहे भैया ये तो चाय को दुष्परिणाम बता रहे थे, अभी चाय पी रहे हैं हमारे साथ में। तो ऐसी स्थिति भी निर्मित नहीं होनी चाहिए। तो आंकड़े हमारे पास प्रामाणिक हो। दूसरा, पोस्टर हो हमारे पास। जो भयावह पोस्टर हैं वो हमारे पास 2 फीट के, 1.5 फीट के, 3 फीट के जैसे भी हो तैयार रहे। वो ऐसे खोलना ऐसे फैलाने वाला नहीं, बिल्कुल बढ़िया वो फटाक से आपको दिख जाए, वो तुरंत ऐसे आप स्टूडेंट्स को दिखा देखो भाई ये गुटखा खाने से ऐसा होता है। ठीक, और वो फोटो भी आप वेबसाइट से हॉस्पिटल्स वगैरह के फोटो से निकाल उसको प्रिंट करा के रख रहे हैं। पुराने फोटो हमारे जो चलते आ रहे हैं उसी को रिपीट करते रहे, ऐसा नहीं, सारे चीज में अपडेट। ठीक, और इसके साथ तीसरा, साहित्य। साहित्य हमारे पास होने चाहिए ताकि बच्चे जब निकले तो साहित्य भी देखें। उसके बाद अगला, गीत। गीतों की तैयारी भी हमारे पास होनी चाहिए। हम गीत का प्रस्तुतिकरण भी वहां पर करें जिससे एक माहौल बने, और शंख भी हो, डफली हो, खंजड़ी हो। ये तो होगी तैयारियां। अब विद्यालय महाविद्यालय में जाएंगे कितने लोग, कितने लोगों को जाना चाहिए कम से कम? तो कम से कम 2, कम से कम 2 तो आप हों, क्योंकि एक ही व्यक्ति लगातार अगर बोलेगा तो वो बहुत सारी चीजों को छोड़ सकता है। तो कम से कम कितने लोग हों? 2। लेकिन हम तो कहते हैं कि 3 या 4 हो। उसमें क्या होगा, एक भाई ने भूमिका बनाया, सबसे पहले एक भाई जो है भूमिका बनाएंगे कि आज का ये विषय ये ऐसा ऐसा, सारा भूमिका वो रखेंगे। दूसरे भाई जो आएंगे, एक भाई ने शराब के बारे में बोला, एक ने गुटखे के बारे में बता दिया, एक ने और अन्य धूम्रपान है, अन्य चीज है उनके बारे में बता दिया। तीसरा जो हो वो अति महत्वपूर्ण है। तीसरा जो हमारा सदस्य है वो बहुत गंभीर विषय की प्रस्तुतिकरण करेगा आखिरी में। कैसे प्रस्तुति करेगा भाइयों बहनों? ये हास्य रूप में और बहुत ही सहज तरीके से आपके सामने व्यसन मुक्ति के विषय की प्रस्तुतिकरण की गई। बच्चों, ये विषय इतना सहज नहीं है, ये बहुत ही गंभीर है। सोचिए हमारा देश कैसे नशे की गर्त में फंसता चला जा रहा है। नपे तुले शब्दों में गंभीरता पूर्वक भारीपन के साथ या अंतिम जो हमारे वक्ता होंगे इसका उपसंहार प्रस्तुत करेंगे, तब उनके ऊपर इसकी छाप अलग पड़ेगी। तब उनको समझ में आएगा कि अब तक जो चलता रहा भाई वो तो ठीक था, लेकिन ये जो बता रहे हैं ये वाकई गंभीर चीज है। तो कम से कम कितने हो? न्यूनतम 3, अधिकतम 4। बाकी ज्यादा भीड़ भी लेकर जाना उचित नहीं। ठीक है, एक व्यक्ति, भाई या बहन, इस ताल में जरूर बैठे जो वहां पर साहित्यों का विक्रय कर सके और उनको उपलब्ध करा सकें। अगर ब्रह्मभोज में कोई साहित्य मिला है तो निःशुल्क बांटे, लेकिन उसमें ब्रह्मभोज वाले का सील वगैरह लगा रहना चाहिए उसमें कि इस भाई के द्वारा, बहन के द्वारा ये साहित्य आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गई प्रारंभिक तैयारियां। अब उद्बोधन का क्रम कैसा हो, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो हमारे पास पीडीएफ है। हम उद्बोधन के क्रम को आपको पीडीएफ भेज देंगे और उस पीडीएफ के माध्यम से आप शुरू से अंत तक किस क्रम में उद्बोधन हो आप उसको समझ सकते हैं
और व्यसन मुक्ति का पुस्तक भी अपने पास है, उसमें आप विवरण पढ़ करके प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उद्बोधन क्रम, सबसे पहले जय घोष और मंत्रोच्चार। पहला वक्ता जो जाएंगे जय घोष करेंगे। जय घोष में आप लोगों से बारंबार हम लोग निवेदन करते हैं, यद्यपि बहुत जगह बात होती है कि कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, एक संशय की स्थिति उत्पन्न रहती है। हम लोग गायत्री परिवार के लोग हैं, परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं, माँ गायत्री के हम लोग भक्त हैं, लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ वो लोग गायत्री परिवार के हैं या गुरुदेव के शिष्य हैं जरूरी नहीं है। तो हमारा तो निवेदन है कि गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, इन जय घोषों से बचें। मन ही मन आप बोल लीजिए, ध्यान कर लीजिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन इन जय घोष से हम बचें। तो क्या करें वहां पर? भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, सरस्वती माता की जय कह सकते हैं। हमारे तरफ तो सरस्वती माता की जय भी नहीं कह पाते हैं। क्यों? क्योंकि मिशनरी क्षेत्र में हम रहते हैं, तो हमको बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। तो हम गुरुदेव माता जी और गायत्री माता की जय घोष के स्थान पर भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, इन शब्दों के साथ हम कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में स्थिति अनुकूल है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर कराइए, नहीं तो कराने की विशेष आवश्यकता नहीं। इसके पश्चात अभिवादन, जय घोष के पश्चात अभिवादन अति आवश्यक है। अभिवादन में क्या करना है? परम आदरणीय महाविद्यालय के प्राचार्य श्री जो भी है, सिन्हा जी जो भी, महाविद्यालय विद्यालय के समस्त शिक्षक वृंद, समस्त शिक्षिकाएं और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे युवा साथी, अगर स्कूल कॉलेज हायर सेकेंडरी या कॉलेज में हो तो, छोटे मिडिल स्कूल हाई स्कूल में अगर हैं, प्यारे बच्चों, विनम्र पूर्वक बड़े भावपूर्ण ढंग से हम अभिवादन करें। अभिवादन करने के साथ ही उनमें बन जाएगा कि भैया सामने जो बोलने खड़ा हुआ है कुछ अच्छा है वो, ठीक। इसके पश्चात पहला जो हमारा उद्बोधन होगा वो होगा मानव जीवन की गौरव गरिमा। मानव जीवन की गौरव गरिमा, अब इसके बारे में आप पुस्तक, एक मिनट माफ कीजिएगा थोड़ा सा, ये चंपेश्वर भैया जी। जी भैया। समय? हाँ करिए ना, चलने दीजिए ना। नहीं नहीं, मुझे बताइए बताइए ना। 7:30 तक है टाइम। अच्छा अच्छा, 7:30 तक ना, ठीक ठीक। मैं उससे 15 मिनट पहले खत्म करूंगा ताकि बाद में आप लोग को करेंगे ना, ठीक है? बोलिए। माफ कीजिए, चलिए आइए एक बार फिर विषय पर आते हैं। तो पहला विषय हमारा होगा मानव जीवन की गौरव गरिमा। मानव जीवन की गौरव गरिमा को बताने के लिए आप वेदों के, रामायण के, गीता के, अन्य ग्रंथों के सार सूत्र जो हमारे मनुष्य जीवन के हैं उनको लें, उनको भान कराएं कि मनुष्य का जन्म कोई साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ। मनुष्य का जन्म कुछ विशेष कार्य के लिए हुआ है। जैसे हम बार बार जो शब्द का प्रयोग करते हैं, बड़े भाग मानुज तन पावा, मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या करें। बड़े भाग्य से हमको मनुष्य का शरीर मिला है, और यह शरीर भगवान को शरीर को भगवान का मंदिर कहा जाता है। इसका उनको बोध कराएं। अब शरीर को भगवान का मंदिर क्यों कहा जाता है, आप पुस्तक में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें उसमें भी है, लेकिन कुछ और चीजों का समावेश उसमें करें। कैसे, क्यों कहा जाता है, हम अपने आप में विचार करें, क्यों कहते हैं भगवान को, शरीर को भगवान का मंदिर क्यों कहते हैं? भगवान है क्या अंदर में? आप ऐसे ही बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि शरीर में भगवान का वास होता है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो वास्तव में हमारे शरीर में भगवान का वास है। कैसे है भाई, क्यों है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। भगवान, भगवान शब्द अपने आप में शरीर है। भगवान शब्द ही अपने आप में शरीर है, सशरीर है।
कैसे? भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, आ मतलब आकाश, ना मतलब नीर। पंच तत्व अधम शरीरा, है ना? 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना भाई हमारा शरीर। तो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीरा। इन छोटे छोटे लाइनों को आप लिख कर रखे रहें। जब इन शब्दों का प्रयोग जब आप करते हैं ना, तो आप कक्षा 5वीं के ही क्यों ना हो, आप 5वीं की क्यों पढ़ाई ना आपकी हो, लेकिन सामने वाले पर छवि इसकी अच्छी बनती है कि नहीं, सामने वाला जो वक्ता है जिसको जानकारी है भाई। तो बड़े भाग मनुष्य तन पावा के साथ आप शुरू करें। और क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व है अधम शरीरा। तो पंच तत्व कौन सा? तो यही जो भगवान की व्याख्या करके फिर बताइए आप उनको। भैया भगवान मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, आकाश, अग्नि और नीर, इसी का तो मतलब भगवान होता है। और ये 5 तत्वों से मिलकर बना है भगवान शब्द। अब 5 तत्व से मिलकर भगवान बना है, तो 5 तत्व से मिलकर मेरा शरीर भी बना है। तो मेरा शरीर क्या हुआ? अरे भगवान का मंदिर तो दूर। आप शांति कुंज को याद दिलाइए कभी किसी लोगों को कि 5 शीशे वहां पर रखे हैं भाई, उन 5 शीशों में हम अपना ही दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही भगवान हैं। ये हो गया क्या? आध्यात्मिक क्षेत्र। आध्यात्मिक तरीके से आपने उनको बता दिया। अब वैज्ञानिक तरीके से भी बताना है भाई। वैज्ञानिक तरीके से कैसे हमारा शरीर है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन क्या है? हमारा शरीर किससे बना है? हमारे शरीर में 5 तत्व की व्याख्या जब आप करने निकलेंगे, तो आप क्या बताएंगे उनको? बच्चों के सामने बताइए कि भूमि, धरती, ये हमारे शरीर में कौन सा चीज है? धरती में हम, धरती शब्द जब हम बोले, कोई शरीर भी बना है, तो धरती तत्व पृथ्वी तत्व कौन सा है? ये जब कोई पूछे तो उसको हम बताने की स्थिति में रहे। ये हमारा जो चमड़ी है, हमारा मांस। कैसे? जैसे खेतों में, धरती में पेड़ पौधे फल फूल उगते हैं, उसी प्रकार से हमारे इस शरीर पर भी कुछ चीज उगता है ना भाई, रोए उगते हैं ना, उगते हैं ना। तो ये क्या तत्व हो गया? पृथ्वी तत्व हो गया। देखिए, मानव जीवन के गौरव गरिमा को, मनुष्य शरीर के इंपॉर्टेंस को अगर हम सम्यक तरीके से, परिभाषित तरीके से अगर बताते हैं, तब आदमी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में सोचता है। नहीं तो खाओ पियो ऐश करो। उसको जब उनको मालूम ही नहीं कि मेरे शरीर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसको ठीक रखने के बारे में क्यों सोचेगा? ठीक। तो ये पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व को ठीक रखना है कि नहीं रखना है जी? कौन चाहेगा कि मेरा पृथ्वी तत्व ठीक रहे कि नहीं रहे? हाँ, हम चाहते हैं। और अगर पृथ्वी तत्व ठीक न रहा तो क्या होगा? क्या होगा भाई? हमारा अगर ये चमड़ी, ये जो पृथ्वी तत्व है, ये अगर सही नहीं रहा, तो हम एलर्जी के शिकार हो जाएंगे। जरा सा भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जरा सा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारा शरीर रोगी हो जाएगा, इसमें फफोले हो जाएंगे। तो इसको क्या, इसको ठीक रखना जरूरी है ना? हाँ, जरूरी है। ठीक। अब इसमें भाई दूसरा प्रश्न आ गया कि भाई आपने बता दिया पृथ्वी तत्व है, जल तत्व कौन सा है जी? जल क्या है हमारे शरीर में? तो जल रक्त के रूप में है। अब उनको बताया जाए कि भैया रक्त को ठीक रखना सही है कि जरूरी है कि नहीं है? बिना रक्त के हम रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। तो शराब पिएंगे, गुटखा खाएंगे, तो हमारा ब्लड सही रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो हमारे जल तत्व को भी ठीक रखना जरूरी है। तीसरा क्या आ गया? वायु तत्व। वायु कौन सा जी? तो हमारी सांसें, जो हम हवा सांस लेते हैं वो। अब बताओ बच्चों, आप लोग सिगरेट पियोगे, गांजा पियोगे, तो आपका फेफड़ा सही से काम करेगा क्या? नहीं करेगा। और ये काम नहीं करेगा तो क्या खराब होगा आपका? वायु तत्व जो है आपका खराब हो जाएगा। तीसरा क्या हो गया? पृथ्वी हो गया, जल हो गया और वायु हो गया। अग्नि तत्व। अग्नि तत्व कौन सा जी? जठराग्नि, पेट की हमारी गर्मी, जो हमारी
भोजन को पाचन करती है, कराती है, ठीक कराती है। ज्यादा शराब पियोगे, ठंडे ठंडे चीज, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, तो ये जठराग्नि प्रदीप्त होगी क्या? नहीं होगी, बुझ जाएगी। बुझ जाएगी तो खाना पचेगा क्या? नहीं पचेगा। नहीं पचेगा तो बीमार हो जाएंगे क्या? बीमार होंगे। तो ये चार तत्व का आपने बता दिया। अब कौन सा बच गया? आकाश तत्व। चार तो बड़े फटाफट हम बता दिए, चार। आकाश तत्व ये क्या है भाई? आकाश तत्व शरीर में क्या है? यहां पर आता है फिर साइंस। यहां साइंस के रूप में आपको बताना पड़ेगा आकाश तत्व क्या है। कैसे? आकाश तत्व शरीर में वह तत्व है जो दिखता नहीं है। और जानते हो कौन सा है? हमारी आत्मा, जो हमारे अंदर मौजूद है। अब ये आत्मा को आप परमात्मा का स्वरूप बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि ये शरीर भगवान का मंदिर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक अंश इस शरीर में विद्यमान है, ऐसा बोलते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि ये शरीर भगवान का मंदिर है। साइंटिफिक रीजन क्या है इसका? वास्तव में आत्मा एक ऊर्जा है, और ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर अंदर ये मौजूद है। और आत्मा और ऊर्जा दोनों का सिद्धांत एक है। आत्मा के बारे में हमारा अध्यात्म क्या कहता है? नयनम शस्त्राणि छिंदंती नयनम दहती पावक। इस लिख लीजिएगा, इसको खोल लीजिएगा, सब श्लोक मिलते हैं। आत्मा के बारे में क्या बोलता है? नयनम शस्त्राणि छिंदंती नयनम दहती पावक, न अथ चेद क्रंतापो नयनम शोष्यति मारुतः। ना इसको पानी गिला कर सकता है, ना हवा सूखा कर सकता है, ना इसे अग्नि जला सकता है। ये आत्मा के बारे में क्या बोलता है? हमारा वेद बोलता है। ये कभी ना पैदा होता है, ना कभी नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, ऐसा वेद कहता है। साइंस क्या कहता है आत्मा के बारे में? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ना तो नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। स्थिति तो गतिज, गतिज तो स्थिति, तो वायु तो आप जल वाले ऊर्जा को भी बिजली विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। वायु ऊर्जा को भी आप विद्युत में परिवर्तित कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को आप यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आत्मा क्या है हमारे शरीर में? ऊर्जा के रूप में। इसका संरक्षण नहीं चाहिए का? चाहिए। इसको ही बचाना जरूरी है। अब नशा करोगे, दारू पियोगे, गांजा पियोगे, बीड़ी पियोगे, भांग, ये सब उपयोग करोगे, तो ये आत्मा जो अंदर में है, उसको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, मुझे ये घर पसंद नहीं, अब मैं दूसरे घर की ओर जा रहा हूं। या बार बार आपकी आत्मा आपको छोड़कर चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन कब छोड़ के जाती है पता है? जब आप दारू पी करके निश्चय पड़े रहते हैं, तो जीवन तो रहता है, प्राण तो रहता है, आत्मा कहीं और चली जा रही थी, तो मुझे पसंद ही नहीं है शरीर, ऐसा शरीर पसंद नहीं है उसको। इसीलिए कुत्ता भी पेशाब कर देता है, तब भी आप पड़े रहते हैं। इस ढंग से मनुष्य की जीवन की गौरव गरिमा को बच्चों को पहले बताना है कि आपका ये बॉडी कितना इंपॉर्टेंट है, आपका ये शरीर कितना इंपॉर्टेंट है, आप कितना करने के लिए यहां पर आए हो। आप केवल पढ़ने लिखने के लिए नहीं आए, आप एक बहुत बड़ा काम करने आए। इस ढंग से जब बच्चों को हम बता दें, तो उनको अपना इंपॉर्टेंस पता चलेगा। हाँ भाई, मैं भी कुछ चीज हूं, मेरी भी कुछ आवश्यकता इस दुनिया में है। व्यसन की विभीषिका में आप अब इसके बाद नशे का भयानक रूप को बताइए कि नशा कैसे भयानक है। अब कैसे बताएंगे उसको? तो पहले उसके दुष्परिणाम को आप बताएं। दुष्परिणाम के लिए आपके पास सबसे पहले शुरू कीजिए अखबार की कतरनों को। आप न्यूज़पेपर में छपे हुए समाचार को पहले बताइए उनको। डायरेक्ट दारू या गांजा या सिगरेट या गुटखे तरफ मत आइए। पहले अब अखबारों की कटिंग्स दिखाइए, देखिए अखबार क्या बोल रहा है। और अखबारों को बढ़िया रखे रहिए, उसको चिपका चिपका कैसे। और एक बढ़िया से बड़ा सा ड्राइंग शीट ले लिए, उस ड्राइंग शीट में काट काट के चिपका दिए, डेट लिख लिख करके इस तारीख को इस अखबार में छपा। अब जब उसको आप दिखाएंगे, तब उनको पता चलेगा कि अरे नशा तो वाकई खतरनाक चीज है, बहुत डेंजरस है। तो कभी देखा ही नहीं। अब उनको वो पूछिए, क्यों भाई, क्यों बच्चे लोग, आपने कभी ये देखा क्या? बच्चे बोलेंगे नहीं, कहा, वो तो देखा ही नहीं उन्होंने। क्यों? कभी उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं।
ये नशा नाम का कोई चीज है, उसका इतना बड़ा चीज है, उसकी भयानकता को पहले प्रस्तुत करें, ये कितना खतरनाक है। जब एक बार उनके अंदर ये डर आ जाए कि वाकई ये खतरनाक है, तब जाके फिर अन्य नशों के बारे में उनको बताना शुरू करेंगे। देखिए भाई, डर बहुत बड़ी चीज है। डर के आगे जीत है वाला वो डायलॉग टीवी के लिए, विज्ञापन के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन डर के आगे बहुत खतरनाक चीज है वो। डर के आगे कोई जीत भी तो नहीं होती। डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कह दिया, वो हमारे कई डॉक्टर्स लोग आए ना जिन्होंने कह दिया कि ये दवाई खा लो तो ये बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं। कई गंभीर बीमारियों के बारे में उनको बताना, ये ठीक ही नहीं होता भाई। ये आप नशा करोगे तो ये बीमारी हो जाएगी, ठीक ही नहीं होता है। जब ये डर पैदा होता है तब आदमी उससे दूर होता है। आज हमारे विद्यालय की स्थिति, और टीचर को डरते नहीं है, इसलिए बड़ी खराब हो गई स्थिति। आज टीचर को लोग डरते नहीं है। टीचर अगर मार दे तो पापा को बुला ले आते हैं और टीचर को पिटवा देते हैं। ये डर खत्म हो गया, इसीलिए बच्चों में अब वो इंटेलिजेंस, वो विद्वत्ता नहीं रही है। ठीक, तो ये डर को पहले उनके सामने प्रस्तुत करें। अखबार की कतरन दिखाएं, न्यूज दिखाएं, छोटे छोटे न्यूज क्लिप यूट्यूब के माध्यम से आप डाउनलोड करके रखे रहें। न्यूज क्लिप्स जो नशे को खास करके बताने वाला हो, ऐसे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, बहुत सारा चीज मिलेगा। इन चीजों को बताएं। अगर आप प्रोजेक्टर से कार्यक्रम दे रहे हैं तो उसको दिखाएं कि बिल्कुल माइक लेकर के न्यूज एंकर नशे के बारे में क्या बता रहा है, भयानक चीजों को बताता है, उनको दिखाएं। ठीक, इसके साथ ही साथ 2-3 बहुत सुंदर वीडियो हैं, बहुत ही सुंदर वीडियो हैं। एक वीडियो है, जीना है तो पापा शराब मत पीना। एक बच्ची पर फिल्माया गया एक वीडियो है, बढ़िया वीडियो शूटिंग है। वो बच्ची गाना गाते रहती है, जीना है तो पापा शराब मत पीना, ऐसे करके। और बहुत सुंदर गीत है, आप लोग कभी वीडियो में सर्च कीजिएगा, जीना है तो पापा शराब मत पीना। उस वीडियो के कुछ क्लिप्स दिखाइए, कैसे कैसे लोग नशे से पीड़ित हो रहे हैं। जब ये विभीषिका को, इस भयानक रूप को आप प्रस्तुत कर लें, उसके बाद उनको बताइए। अब ये आप लोगों ने देख लिया, बच्चों, भाइयों बहनों, आप लोगों ने देख लिया कि मानव जीवन कितना जरूरी है, और ये नशा से हम कैसे बर्बाद हो रहा है, हमारा समाज कैसे बर्बाद हो रहा है, हमारा देश कैसे बर्बाद हो रहा है। तो आइए अब हम आपको इन नशों की कुछ असलियत के बारे में भी आपको बताते हैं। ठीक है, यहां आने के बाद फिर अब आप एक एक करके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नशे के बारे में उनको बताना शुरू करें। तो पहले आप शुरुआत कर लें, गुटखा से शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक आज के टाइम पे है। हर छोटे बड़े सबके पॉकेट में घूम रहा है। इसके बारे में बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत कीजिए। जैसे आप एक चीज उनके पास रखें कि एक गुटखा खाने वाला बच्चा, एक स्कूल का गुटखा खाने वाला बच्चा किस प्रकार से 3 लोगों को बदनाम करता है। 3 लोगों को बदनाम करता है बिना कोई गलती के। उन तीनों की कोई गलती नहीं, लेकिन उनको बदनाम करता है। कैसे? तो एक विद्यार्थी स्कूल ड्रेस में विद्यालय जा रहा है, उसके 2 मित्र मिलते हैं, उसको बोलते हैं चल गुटखा खा लेते हैं। तो वो लोग पान के ठेला में जाते हैं, पान के ठेला में जाके खड़े हुए और गुटखा खरीदे और ठेले के पीछे में आए और वहां गुटखा को फाड़ करके वो खा रहे हैं। अब इससे 3 लोग बदनाम कैसे होते हैं? कुछ लोग उनको देख रहे हैं, देखने वाले लोग क्या बोलेंगे उनको? पहला चीज, स्कूल ड्रेस से वो किस स्कूल को बदनाम करेंगे? अरे ये तो फला स्कूल का दिख रहा है, वहीं का ड्रेस पहना है, अरे कैसा स्कूल है ये, वहीं ऐसे सिखाते हैं क्या? गुटखा उटखा खाना सिखाते हैं क्या? देखो वहां लड़के गुटखा खा रहे हैं, बच्चों को, अपने बच्चों को आने भेजेंगे, अरे बेकार, अच्छा स्कूल नहीं है। वो स्कूल बदनाम हो गया बेचारा। कोई गलती थी उस स्कूल की? नहीं थी। दूसरा बदनाम किसको करेंगे वो लोग? वहां के टीचर भी ऐसे हैं क्या, कुछ सिखाते नहीं है लगता है। दूसरा कौन बदनाम हो गया? टीचर बदनाम हो गए। तो और टीचर कोई गलती थी क्या? उन्होंने बोला था गुटखा खाओ करके? नहीं बोला था। तीसरा, अरे लड़का तो साहू जी का लड़का दिख रहा है, चौहान जी का लड़का दिख रहा है। अब वो चौहान जी और साहू जी बदनाम हो गए ना। उनने, उनकी कोई गलती थी क्या? उन्होंने कहा था कि बेटा गुटखा खाना बोला था क्या? नहीं। तो उनको बताइए कि आपका एक गुटखा खाने से आप 3 लोग कैसे बदनाम कर रहे हैं।
फिर उनको एहसास होगा कि वाकई सही बात है भाई, ये मेरे गुटखा खाने से 3 लोग कैसे बदनाम हो रहे हैं। अब ये बताने के पश्चात गुटले गुटके की असलियत को बताइए, लेकिन असलियत को अपडेट होकर बताइएगा, घिसा पीटा वाला डायलॉग मत दीजिएगा। ठीक है कि ये ऐसा डाल देते हैं उसमें ऐसा डाल देते हैं, ऐसा नहीं। गुटके के कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग को उनको दिखाएं। प्रैक्टिकल प्रयोग कुछ हैं, जैसे ब्लेड को रख दीजिए और 3 दिन तक उसमें 3 तो पाउच को डाल दीजिए, तो ब्लेड सड़ने लग जाता है। ब्लेड जो होता है ना, रेजर ब्लेड, वो सड़ने लग जाता है। ये चीज को उनको बताइए। उनको वहां तो आप कर नहीं सकते, 3 दिन का समय थोड़ी है आपके पास, लेकिन उस चीज को बताइए, होता है प्रैक्टिकल किया हुआ चीज, उनको बताइए। दूसरा चीज, गुटखा का जो कीमत है, कीमत 2 3 4 रुपए होता है, और उसमें जो चीज लिखते हैं लोग, दुनिया भर के बड़े बड़े चीजों के, केसर, शुद्ध सुपारी, इलायची और दुनिया भर का चीज लिखे रहते हैं, उनके कीमतों का आकलन बताइए कि इतने कीमत कीमत की चीज को ये तो इस ढंग से उसकी कीमत को लेकर के बताइए। तीसरा, गुटखा का जो पैकेट होता है, गुटखे के पैकेट को लेकर के जरूर जाएं, गुटखे के पैकेट के लिए। अब वहां पर आप जब उसके पैकेट को दिखाएंगे तो पैकेट के 2 चीजों को जरूर बताइए। गुटखे के पाउच में एक भयानक चेहरा बना रहता है, उसको दिखाइए कि भाई देखो, ये देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल ये देख रहे हो ना, इसमें क्या चेहरा बना हुआ है, क्या चित्र बना हुआ है। उसके नीचे में 2 प्रकार की लाइन लिखी होती है। हेल्थ, इसको बड़े क्या बोलते हैं, दबाव, अच्छे ढंग से दबाव बनाते हुए इस शब्द को बोलते हुए आप बताइए उनको कैसे। इसमें लिखा है कि टोबैको चेविंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब बताओ यहाँ पढ़े लिखे लोग कितने हैं? तो सब पढ़े लिखे हैं। अब ये बताओ भाई, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये चेतावनी लिखा हुआ है, उसको देखने के बावजूद भी क्या इसको खाएगा? कोई हाथ नहीं उठाएगा ना कोई नहीं उठाएगा। उनको एहसास दिलाइए कि इस चेतावनी को और इस फोटो को देखने के बाद भी अगर हम खाते हैं तो हम पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं। अब उनको एहसास होगा, अरे नहीं भैया, ये तो गड़बड़ है मामला, पढ़ा लिखा आदमी अगर इसको खा रहा है, मतलब उसके पढ़ाई में कुछ लोचा है। अब उसको एहसास होगा कि भैया, गुटखा बनाने वाले, अब अगला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट गुटखे के बारे में अगला जो पॉइंट है उसको जो उनको बताना है वो क्या है। गुटखा बनाने वाली कंपनी गुटखा खाने वालों को बेवकूफ समझती। वाले ने तो स्पष्ट लिख दिया कि गुटखा नहीं खाना है, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब खा रहे हैं। तो गुटखा कंपनी वाले को मालूम है कि ये गुट खाने वाले जो हैं वो क्या है। आप अच्छे शब्दों का और प्रयोग कर लीजिएगा, बढ़िया ढंग से उनको समझा लीजिए। बेवकूफ हैं, अनपढ़ हैं, या पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, ऐसे शब्दों का बिल्कुल, कठोर शब्दों का प्रयोग भी नहीं करें। कई लोग चिढ़ गए कहीं तो फिर आपको भगा देंगे वो, चलो चलो भैया कार्यक्रम समाप्त करो, समय हो गया। क्योंकि चिढ़ते बहुत हैं लोग, क्योंकि कई लोग तो खाने वाले बैठे रहेंगे ना वहाँ। हमारे साथ एक मजेदार घटना घटी, ऐसी एक कार्यक्रम था, वहां हम चले गए, मंच में कार्यक्रम चल रहा था और नशे के बारे में मेरा ही लेक्चर चल रहा था। बाद में एक टीचर आ गए, बोले कि समय हो गया, आप बंद करो। तो आप बिल्कुल कठोर शब्दों का प्रयोग वहां पर ना करें। अब आपने क्या बता दिया? गुटखे की असलियत को बता दिया। गुटखे की असलियत के बाद अब आ जाइए आप सिगरेट पर। सिगरेट बीड़ी, सिगरेट बीड़ी बहुत जरूरी है इसके बारे में बताना, क्योंकि 90% स्टूडेंट, ऐसे ही बताइएगा उनको, 90% स्टूडेंट जो नीट और जेईई का परीक्षा पास करते हैं, कक्षा 12वीं तक वो बहुत अच्छे होते हैं, एकदम बढ़िया, कोई नशा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वो
मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं या अन्य कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहले शिकार वो सिगरेट के होते हैं। पता नहीं वहां क्या है ऐसे, कारण क्या होता है। वो 90% लोग, 90% लोग, कारण क्या है उसका? मानसिक दबाव। एक तो बड़े मानसिक दबाव में उन्होंने नीट और जेईई का परीक्षा पास किया, उसके बाद बड़ा मानसिक दबाव कि 4 साल में परीक्षा को पास करना है, डॉक्टर और इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करनी है और अच्छी डिग्री प्राप्त करनी है 90 अबव। कम आए तो समाज गाली देगा, बोले कोई मतलब नहीं तुम्हारे पढ़ाई का, हजारों इंजीनियर घूम रहे हैं, डॉक्टर घूम रहे हैं। ये मानसिक प्रेशर के कारण, दिन रात पढ़ाई के दबाव के कारण, अत्यधिक उन पर बोझ डाल देने के कारण वो इतने विचलित हो जाते हैं कि उनको कुसंगति से कोई नहीं बचा पाता है। फिर एक सिगरेट का धुआं उनको लगता है कि धुआं अंदर गम बाहर। तो इस कारण भी हमारे 90% बच्चे जो है नशे के गिरफ्त में चले जाते हैं, सिगरेट के गिरफ्त में चले जाते हैं। ऐसे वहां पर प्रस्तुतिकरण पहले कर लें, उसके पश्चात धूम्रपान के, सिगरेट के, बीड़ी के अन्य दुष्प्रभावों को उनको बताएं। जैसे मैंने हर चीज का उदाहरण आपको बता दिया। जैसे आप गुटखे के बारे में बताएंगे तो पृथ्वी तत्व के बारे में बता सकते हैं, सिगरेट के बारे में जब बताएं तो आप वायु तत्व के बारे में बता सकते हैं कि ये भगवान जो हमारा शरीर जो भगवान का मंदिर है, जो हमारा श्वसन सिस्टम है, उसको कैसे सिगरेट प्रभावित करता है। एक और प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, उस प्रैक्टिकल को जरूर बताइए। वहां पर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पीता होगा सिगरेट वो जरूर जाकर घर में करेगा, अगर आपने वहां पर बोल दिया तो। वो प्रैक्टिकल क्या है? एक व्यक्ति को, भैया, हाँ उनको ऐसे बोलिए, भैया सिगरेट कौन पीता है? हाँ फला कोई पीता है। एक काम करना भैया, आज सिगरेट पीने वाले भाई को अपने घर में बुलाना, अपने साथ बुलाना, उसके लिए बढ़िया ब्रांड का सिगरेट खरीदना और बढ़िया ब्रांड का सिगरेट खरीद करके उसको देना, ले मेरी ओर से इसको पी ले। और जब वो सिगरेट का धुआं अंदर ले जाए, खींच ले जब, तो आप क्या करें? एक सफेद रुमाल रखे रहें और उसके मुंह में ऐसे रख दें, सफेद रुमाल ऐसे। अब उसको बोले कि धुआं को तू फेंक, बाहर निकाल। जब वो धुआं बाहर निकालेगा, उसके बाद उस रुमाल को हटा के उसको दिखाइए, देख तूने जो अभी धुआं निकाला वो रुमाल पर कैसे आ गया। प्रैक्टिकल करवा के देख लीजिएगा आप लोग भी, वो पूरा एरिया जो है एकदम डार्क हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। वो रंगीन रुमाल भी दोगे तब भी, सफेद रुमाल दोगे तब भी, कोई सा भी रुमाल दे दो आप, वो काला हो जाएगा। अब उसको दिखाना है कि देख भाई, सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से रुमाल की हालत ये हो गई। अब जब तू रोज बीड़ी और सिगरेट पिएगा तो तेरे अंदर जो नाजुक सा फेफड़ा है उसकी हालत कैसी होगी, उसको बताइए। इसके साथ ही साथ वीडियो क्लिपिंग, अगर प्रोजेक्टर के माध्यम से कर रहे हैं तो वीडियो क्लिपिंग दिखाइए, कैसे सिगरेट पीने वाले का फेफड़ा कमजोर हो जाता है, उसको दिखाएं। अगर आप पोस्टर दिखा रहे हैं तो फेफड़े के चित्र को दिखाइए, कैसे सामान्य फेफड़ा है और कैसे एक सिगरेट पीने वाले का फेफड़ा है, ऐसे दिखाएंगे। ये हो गया क्या? सिगरेट और बीड़ी का। सिगरेट बीड़ी के बाद अब आप आ जाइए शराब। शराब के पहले भयावहता बताइए। भयावहता में आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे गहरा चीज कौन सा है? आप लोगों को मालूम है, आप लोग क्लास लेते हैं, पता होगा। सबसे गहरा कौन? समुद्र, नदी, तालाब, कुआं? नहीं 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 नहीं, सबसे नदी और तालाब में जितने लोग नहीं मरे होंगे उससे कई गुना ज्यादा लोग शराब को पी पी करके मर गए, शराब की बोतल में डूब के मर गए। उसकी भावाहिता बता दी है उसकी। ठीक, उसके पश्चात जो एकदम कॉमेडी के लहजे में जो बताते हैं हम, एक बहुत शानदार चीज है दारू के मामले में, उसको बढ़िया अच्छे अंदाज में बताइए कि कैसा एक शराबी आता है, भट्टी से नाली में गिर जाता है, नाली में गिरता है, ठंड का टाइम रहता है, बड़ी मुश्किल, कोई उसको निकालता नहीं है, बड़ी मुश्किल से ऐसे ऊपर आता है, तो कुत्ता आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको मालूम है। फिर उसका डीओजी आ जाते हैं, कैसे उसको करते हैं, सुअर कैसे उसके पास आता है, इस तरह से उसको। और उनको बताइए कि कोई भी शराबी की बीवी या उसकी या बहन या उसका भाई
उसको घर में शराब पीते देख करके प्रसन्न नहीं होता, बहुत ही दुखी हो जाता है वो। कोई भी पत्नी बहुत दुखी होती है। इसको बड़े मार्मिक ढंग से बताइए कि भाई साहब, बच्चों, अगर कोई व्यक्ति शराब पी करके जाता है, उसकी पत्नी जब दरवाजा खोलती है, किस्मत को कोसती है कि मैं कहां आ गई, कहां फंस गई। उसी प्रकार से गुटके बारे में, अच्छा एक चीज भूल गया मैं, गुटके के बारे में जरूर बताइए कि कैसे एक बहन, एक माँ अपने बेटे के शर्ट को धोने के लिए, पैंट को धोने के लिए निकालती है, और जब वो पॉकेट में चेक करती है कि मेरे बेटे के पॉकेट में कुछ रुपया पैसा, कोई कागज या कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है, और उस बेटे के पैंट के पॉकेट में गुटके का पाउच मिल जाता है, तो माँ कितना रोती है, रो पड़ती है वो कि जिस बच्चे को मैंने अपना खून को दूध के रूप में सींचा, पिलाया, आज वो क्या कर रहा है, क्या जहर को खा रहा है। मार्मिक ढंग से प्रस्तुत कीजिए उसको, हो सके तो आंसू भी निकालिए। मतलब इतने आप में इतना, बोलने वाले के चेहरे पर इतना भाव आ जाए कि सामने वाला को लगे कि बिल्कुल ये ठीक बोल रहा है, एकदम मेरे सामने की बात कर रहा है। मार्मिकता के साथ जब प्रस्तुतिकरण होती है नशे के बारे में, तब उनके मर्म को भेदन करेगा और वो नशे के प्रति जागरूक होंगे। ठीक, तो शराब के बारे में और बताइए। मैं बहुत सारे आपको अखबार के कटिंग्स उपलब्ध करा दूंगा, मेरे पास है कि माफ कीजिएगा, एक कॉल आ गया। आवाज आ रही है? आ रही है भैया आवाज? आ रही चंपेश्वर जी आवाज आ रही है? आ रही भैया आ रही। हाँ ठीक, चलिए। हाँ, वो कटिंग्स हमारे पास हैं, उनको आपको उपलब्ध करा देंगे, और उसको आप जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के आंकड़े बहुत भयावह हैं, आप यही शुरुआत कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के आंकड़े बहुत भयावह हैं शराब के मामले में। कितने लोग शराब से वो पी करके मर गए, और कितने के, और तो और शराब के घोटालों के भी आप दिखाओ कि ऐसे शराब में, ऐसे गुटखे का। आपने एक बहुत बड़ा अभी समाचार पढ़ा होगा, करोड़ों अरबों का नकली गुटखा पाउच बना करके रायपुर के पास के एक फैक्ट्री से बेचा गया है, नकली, अरबों करोड़ों का। कितना भयावह चीज है। नशे के बारे में और बताइए। नशे में लोग, शराब के बारे में जब आप बताएं तो उनको बताइए, शराब को उत्तेजित और इसको नशीला बनाने के लिए बहुत गंदे खराब चीजों का प्रयोग करते हैं लोग। उसमें केमिकल्स डालते हैं, कई प्रकार की चीजें डालते हैं, जिससे जहरीली शराब के नाम पर कई लोग मर जाते हैं। इस भयावहता के साथ उसको प्रस्तुत करें। इसके पश्चात आप आ जाएं तंबाकू। तंबाकू के बारे में बताइए। तंबाकू और गुड़ाकू छत्तीसगढ़ का फेवरेट, एकदम शानदार, जहां देखो पिच 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 चल रहा है। उसके बारे में बताइए। गुटखा, गुड़ाकू के बारे में बताइए। मनोरंजक तरीके से बताइए या फिर गंभीर तरीके से, दोनों तरीके से बताइए। जैसे कि आपने 5 लेबर काम करने के लिए बुलाए, 5 लेबर जो है 8 घंटा जब काम करते हैं, उस 8 घंटा में 2 घंटा गुड़ाकू करने के लिए निकालते हैं। गुड़ाकू पकड़े घिसने चले गए, और 15 मिनट लगेगा उसको गुड़ाकू घिस करके आने में, 3 बार 4 बार गए, मतलब गया 2 घंटा। ऐसे ढंग से उनको बताइए कि गुड़ाकू किस प्रकार से हानिकारक है। बाकी आप हर चीज में, जितने चीज हम बता रहे हैं, इसमें साइंस को जरूर देखिएगा। साइंस, गुड़ाकू कैसे हानिकारक है, आप इसको रिसर्च कीजिए, यूट्यूब वगैरह में देखिए। नहीं तो हमसे बातें कीजिए, हम लोगों से बातें कीजिए, हम भी बताएंगे आपको। हमारे पास जो चीज उपलब्ध रहेगा आपको उपलब्ध कराते जाएंगे। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आप उनको साइंटिफिकली जरूर बताइएगा। कहीं केवल और केवल आध्यात्मिक प्रस्तुतिकरण नहीं भाई, आध्यात्मिक प्रस्तुतिकरण नहीं, क्योंकि आप कहां पर हैं, स्कूल या कॉलेज में हैं। ठीक है। इसके पश्चात पान के बारे में बताइए। पान कैसे चरित्रहीनता का प्रतीक है, पान कैसे खाते हैं, तो उनको बताइए। आपके शर्ट में गिर जाता है, गंद, कितना गंदा लगता है। पान खा लेते हैं तो बार बार आपको थूकना पड़ता है, और पान खा लेते हैं तो थूकना पड़ता है, और थूकना पड़ता है तो शरीर में जल तत्व की कमी होने लगती है। हमारे शरीर में जल तत्व कम, थूकेंगे तो क्या होगा, बार बार पानी आपके
गुटखा खाने से, पान खाने से पानी तो निकलेगा ना। कौन पानी थोड़ी पिया है आपने उस समय, गुटखा खाया तो पानी थोड़ी पिया। गुटखा तो सूखा खाए, लेकिन वो सूखा गुटखा अंदर गया और आपके अंदर के पानी को बाहर निकालना है, बार 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 जगह जगह। तो क्या हो रही है, जल तत्व की कमी हो रही है। ठीक। इसके अलावा जो हाईटेक नशे हैं, जो फिल्म एक्ट्रेस, बड़े बड़े खिलाड़ी और उच्च स्टेटस कहने वाले लोग जिनका प्रयोग करते हैं, उसके बारे में बढ़िया बढ़िया वीडियो क्लिप, फोटो क्लिप के साथ उनको दिखाइए कि जैसे जिसको आप एकदम एजुकेटेड व्यक्ति मान रहे हैं कि देखो कैसे सिगरेट पीते रहता है, कैसे शराब पीते रहता है, उसको दिखाइए। क्या क्या चीज, चरस, भांग, अफीम, कोकेन, हेरोइन, मारपिया, स्मैक। एक खतरनाक नशा के बारे में और बताइए आज के टाइम पे जो चल रहा है। आप लोगों ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने बहुत जगहों में इस चीज को देखा, फोटो भी खींच के रखा हूं। वो नशा कौन सा है, सुलेसन। क्या, सुलेसन जी, वो जूता चप्पल चपकाने का जो काम आता है वो, उसको आज रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, झुग्गी बस्तियां, यहां के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उस नशे का उपयोग कर रहे हैं। क्या करते हैं, सुलेसन को निकालते हैं, कपड़े में लपेटते हैं, ऐसे सूंघते हैं उसको और उससे नशा कर रहे हैं, सुलेसन से नशा। क्यों, दुकान में उनको नशा तो मिलता नहीं है खतरनाक वाला, तो सुलेसन का नशा कर रहे हैं। इसके बारे में बताइए स्कूल कॉलेज में, किससे दूर रहे, इससे बचे। एक और नशा मेडिकल स्टोर में मिल रहा है। दारू नहीं खरीद सकता कोई, हिचकिचा रहा है, शराब नहीं खरीद सकता, तो मेडिकल स्टोर में जाता है, कोरेक्स नाम का सिरप खरीदता है। कौन सा, कोरेक्स सिरप तो है खांसी का, लेकिन काम क्या आ रहा है, वो नशे के उपयोग कर रहे हैं। इसके बारे में बताइए। ये सब ये हानिकारक चीज है। ठीक। इतना चीज जब आप बता लें, नशे के बारे में जब पूरा बताएं, इतना जब हो जाए, तब उनको नशा 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 तो आपने पूरा बता लिया। अब प्रश्न उठता है, नशा करते हैं, टोरेक्स नाम अभी आया है, पहले कोरेक्स से ही चलता था, बाद में बदला गया, लेकिन वो है पहले कोरेक्स के नाम से। सर्च करके देख लीजिएगा आप, गूगल में मिल जाएगा। तो नशा नशा तो बता दिया आपने, अब नशा छोड़ने का कोई तरीका है भी कि नहीं है भाई। मान लो लग ही गई है, ठीक है, हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं नशा नहीं करते, लेकिन उनके घर में, परिवार में, नाते रिश्तेदार में उसके पापा या उसके चाचा कोई तो नशे गिरफ्ते हुए होंगे ना, तो उनके मन में प्रश्न अब उठना शुरू हो जाएगा, अरे मेरे पापा तो नशा करते हैं, मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, क्या करूं, ये प्रश्न उनके मन में उठना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है, भावना को समझ जाना है। सुलेसन की हानियां वो नशा है दीदी, वो उनको एकदम गांजा की तरह उनको वो इफेक्ट देता है, वो गांजा, सेम गांजे का जैसा उनको हवा में उड़ा देता है उनको सुलेसन। तो अब उनकी भावनाओं को समझते हुए आप ये चीज भी अब बताएं कि नशे को छोड़ा कैसे जा सकता है। नशे को छोड़ने के लिए आप जब बताना शुरू करें तो योग के बारे में जरूर बताएं। योग से कैसे नशा छूटता है, योगासन प्राणायाम से। तो भ्रस्तिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये बताएं। इसके साथ ही साथ 2-3 बंद हैं, बंद मतलब पोजीशन, योग के कुछ 2-3 पोजीशन हैं, मैं अभी तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 1 या 2 पोजीशन हैं, विशेष पोजीशन है। उस पोजीशन पर भी योग आसन प्राणायाम करने से नशे की लत छूटती है। तीसरा, मुद्राएं भी हैं, हाथ की मुद्राएं हैं, जो आपके एक्यू वाले होते हैं वो आपको भी बता सकते हैं, हमारे बीच में जो एक्यू वाले होंगे उनको भी मालूम है। वो मुद्राओं के बारे में भी हम उनको बताएं कि ये मुद्राओं से, ये आसन से हम नशे से छुटकारा पा सकते हैं। ये कहाँ, विद्यालय महाविद्यालय में आप कार्यक्रम कर रहे हो तब। अगर आप रचनात्मक दीप यज्ञ अगर कर रहे हैं, परिजनों के बीच में कर रहे हैं, सामाजिक लोगों के बीच में कर रहे हैं, वहां पर इन चीजों को तो बताएं ही, साथ ही साथ बलि वैश्य को वहां पर जरूर बताएं। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है भाई, हम स्वयं किए हुए बैठे हैं, हम लोग किए हैं इस चीज को कि बलि वैश्य से नशा छूटता है।
छूटता है उससे नशा, बशर्ते कि बिल्कुल भावपूर्ण ढंग से, मनोयोग से, नियमितता के साथ बलि वैश्य यज्ञ किया जाए, तो इसको करने से भी नशा छूटता है। लेकिन विद्यालय में इस चीज को आप ना बताएं, वहां पर ये थोड़ा सार्थक नहीं होगा। लेकिन जब रचनात्मक दीप यज्ञ आप करें या फिर कोई सामाजिक स्थान पर आप व्यसन मुक्ति के लेक्चर दे रहे हो, वहां पर इस चीज को जरूर बताएं। बलि वैश्य यज्ञ कैसे करना है, क्या करना है, आप सबको मालूम है, आप सब अच्छे से जानते हैं। ठीक, इसके अलावा नशे को छोड़ने के लिए सबसे बड़ी दवाई क्या है मालूम है ना? नशा करने वाला व्यक्ति खुद प्रण करे कि अब मुझे नशा छोड़ना है, ये सबसे बड़ी दवाई। तो उसके लिए प्रेरित कैसे करें उसको, कि अगर आप कोई नशा करना शुरू कर दिया है तो उसको किसे कैसे प्रेरित किया जाए? तो प्रेरित कैसे किया जाए? बच्चे के पॉकेट में पहली बार आपको गुटखे का पाउच दिखा, आपकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं होंगी? आपके घर में बच्चे के पॉकेट में आपने पहली बार गुटखे का पाउच देखा, क्या प्रतिक्रिया होगी? दो तीन तरह की होगी। पहला तरीका, आने दे आज देखती हूँ उसको, देखता हूँ उसको, पापा को जाकर देखो जी तुम्हारे बेटे के पॉकेट से क्या निकला है। हाँ, दोनों उसके बाद इंतजार कर रहे हैं उसका। आया वो, फिर लगाए खींच के थप्पड़ उसको, पापा ने थप्पड़ मारा, मम्मी ने डांटना शुरू कर दिया, ऐसे करेगा, ये है वो है वो इससे छूट जाएगा क्या? नहीं छूटेगा इससे, वो उसको और डबल करना शुरू कर देगा। वो जाएगा दुखी होकर के, फ्रेंड को फोन करेगा, एक और लेके आया यार, आज बड़ा दुखी हूँ। तो क्या करना है? तो बच्चों को बताइए कि पहले उनको बिठाएं, काउंसलिंग करें, किन परिस्थितियों में, किन कारणों से उसने गुटखा खाना शुरू किया, नशा करना शुरू किया। पहले उसको समझें उसकी बात को, उसके पश्चात उसको समझाने का प्रयास करें। रोज समझाएं, बीच बीच में समझाएं, लेकिन समझाते रहें। अच्छी जगहों में लेकर के जाएं, अच्छे लोगों के बीच बिठाएं, पूजा उपासना से जोड़ें, आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रमों में लेकर के जाएं। निश्चय ही एक दिन नशा छूटेगा। तो इस तरह से हम उनको नशा छुड़ाने के तरीके भी बताएं, क्योंकि केवल बीमारी बताना हमारा काम नहीं है, हमको बीमारी का इलाज भी बताना है। ठीक, इसके पश्चात अन्य व्यसन, ये तो भैया गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू हो गया ना, इसके बाद भी तो और नशे हैं ना। कौन कौन से हैं? सिनेमा, वीडियो, गंदे गाने, गंदी किताबें, जुआ, सट्टा, और एक बहुत बड़ा नशा रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये सब भी तो नशा है। बहुत सारे नशे हैं। इन नशों के बारे में भी छोटे छोटे उनको बताते चले जाएं भाइयों बहनों। इसके पश्चात अंतिम रूप में हमारा एक विशेष वक्ता आए, और जैसा मैंने पहले कहा, उस विशेष वक्ता की जिम्मेदारी है कि पूरे विषय को सारगर्भित रूप में भावपूर्वक ढंग से प्रस्तुतिकरण करे, उनको एहसास दिलाए कि ये नशा कितना भयानक चीज है, इसको करने में कोई फायदा बताए उनको। और उसके पश्चात बच्चों को संकल्प कराएं। स्कूल कॉलेज में है तो जरूर हाथ उठा के संकल्प कराएं, या संकल्प पत्र भरवा के संकल्प कराएं, लेकिन संकल्प जरूर कराएं। एक विशेष चीज और, एक ही जगह हुआ है, होता भी है, कई लोगों ने, आप लोगों ने देखा है, किसी को आवाहन करें, आप में से कोई बच्चा यहां आकर के कह सकता है क्या कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा? एक बार हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं कि कोई आप में से नशा करता है कि आके बोलो कि आज के बाद नशा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं, उनको ये बोलिए आप में से कितने बच्चे ये कह सकते हैं कि मैं आज के बाद कोई नशा नहीं करूंगा? दो चार तैयार हो जाएंगे, होते हैं। उनको बुलाइए वहां पर और उनको बोलने दीजिए कि ये मैं आज के बाद बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू कभी नहीं खाऊंगा। वो नहीं खाता होगा फिर भी बोले कि मैं नहीं खाऊंगा। इसका फिर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, उससे समाज में एक संदेश जाता है, सामने बैठे बच्चे भी उससे प्रेरणा लेते हैं। इसके पश्चात भाव भरा सारगर्भित उपसंहार के पश्चात शांति पाठ करें, समापन करें। इस तरह से हमारा व्यसन मुक्ति का स्कूल कॉलेज का कार्यक्रम
संपन्न होता है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। कुछ छोटी छोटी बातें मैं और आपको बताना चाह रहा हूं। दीप यज्ञ के माध्यम से, ये तो विद्यालयों का भी एक तरफ रख दीजिए ना, अभी ये स्कूल कॉलेज वाला मामला हो गया। अब इधर अब थोड़ा सा और मैं एक दो चीज आपको बताना चाहूंगा। जितने भी हम दीप यज्ञ के कार्यक्रम करते हैं वहां पर व्यसन मुक्ति का संदेश जरूर दें। दीप यज्ञ के दौरान जरूर दें। हर दीप यज्ञ में आपने व्यसन मुक्ति का संदेश दिया तो दो फायदा हो गया। ये तो आपने व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम भी वहां पर कर लिया और दीप यज्ञ भी आपने कर लिया। क्या होता है, दीप यज्ञ में माताएं बहनें आए रहती हैं और 70% माताओं बहनों के पति जो है ना आजकल नशे में आ गए हैं। वो बेचारी लोग वहां बोल तो नहीं पाते, कोई बोलता नहीं कि मेरा पति ऐसा करता है, लेकिन उनको चाहिए इलाज। वो चाह रहे हैं कि कोई बोले इस मामले में, कोई इस बात को रखे। और अगर उस दौरान अगर आप कहते हैं तो आपको भले ही नहीं बोलेंगे लेकिन आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे और बड़ी वैसे जाके जरूर करेंगे। क्योंकि कोई बहन ऐसी नहीं है जो अपने पति का नशा छुड़वाना नहीं चाहती होगी। तो दीप यज्ञ के माध्यम से व्यसन मुक्ति का प्रस्तुतिकरण जरूर हर दीप यज्ञ में कीजिए, इसको करें इसको। और समय अगर 5-10 मिनट का हो और प्रोजेक्टर लेकर गए हैं तो प्रोजेक्टर भी दिखाएंगे। ठीक। दूसरा, रैली। वर्ष में एक बार हमको, अगर मैं तो कहता हूं जिला लेवल होना चाहिए, लेकिन जिला लेवल को छोड़ दीजिए, जिला भी एक ब्लॉक होता ही है। ब्लॉक लेवल पर वर्ष में एक बार व्यसन मुक्ति रैली हम जरूर निकालें। उसके लिए तंबाकू निषेध दिवस की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है ना, कि तंबाकू निषेध दिवस के दिन रैली निकालेंगे, जरूरी नहीं है। आप कोई सा भी डेट उसके लिए सेलेक्ट कर लें और वर्ष में एक बार व्यसन मुक्ति रैली जरूर निकालें। रैली कैसे निकालें? तो रैली कैसे निकालेंगे आप? जिन स्कूलों में आप उद्बोधन देने गए थे कि फला दिन हमारी व्यसन मुक्ति की रैली निकलेगी, आप अपने बच्चों को भी उसमें शामिल कीजिए। इसके लिए बीओ से परमिशन ले लीजिए, बिल्कुल परमिशन दे देते हैं वो लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो वो स्कूल के बच्चे भी शामिल हो जाएंगे आपके साथ। इसके अलावा हमारे आसपास कई सामाजिक संगठन हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जैन समाज है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी है, कबीर पंथ है। ये लोग भी नशे के घोर विरोधी हैं। इन लोगों को भी रैली में शामिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं भैया गायत्री परिवार ही हमने, कोई जरूरी नहीं जी, सब मिलकर युग निर्माण कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो इन लोगों को भी हम मीटिंग कर लें, गोष्ठियां कर लें और इनके साथ सामंजस्य बना के आप भी झांकी निकालो, मैं भी निकालूंगा, आप भी निकालो और एक रैली करेंगे। तो सब लोग शामिल हो गए उसमें, उनका भी कार्य हो गया, हमारा भी कार्य हो गया और हम सब मिल करके, सामाजिक संगठन मिल करके वर्ष में एक रैली अपने विकास खंड में जरूर निकालें। ठीक, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जानकारी हमेशा अपडेट, अच्छा पहले ही बोल चुका हूं उसको मैं, जानकारी को हमेशा अपना अपडेट रखें, समय समय पर उसको अपडेट करते रहें और उसके साथ ही प्रस्तुतिकरण करने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय या दीप यज्ञ में जाएं। भाइयों बहनों, ये व्यसन बहुत व्यापक चीज है, इसका कहर भी बहुत ज्यादा है, इसकी प्रस्तुति भी बड़े अच्छे ढंग से होनी चाहिए और गायत्री परिवार की हमारी जिम्मेदारी है कि हम व्यसन मुक्ति आंदोलन, जो हमारे 7 आंदोलन में से एक है, इसको भी हम, इस पर भी हम ध्यान दें। मेरा निवेदन है, जितने भी जिले से भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने जिले में कोई एक भाई, 2-3 भाई बहन व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम के संबंध में भी प्रभारी के रूप में हों और आप मॉनिटरिंग करें, आप डाटा एकत्रित करें, आप आंकड़ा देखें कि आपके यहाँ कितने विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में भेजने के लिए मुझे कितनी टीम चाहिए, मुझे कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, उनका प्रशिक्षण मैं कराऊं कि नहीं कराऊं और डेमो क्लास कराऊं कि नहीं कराऊं, इसके बारे में आप चिंतन करें। बिना चिंतन के, बिना आंकड़े के, बिना कोई संकल्प के ये काम भी आपका नहीं होगा। आज आप यहाँ पर सुने हैं, कल आप इसको रख के बैठे रहेंगे तो ये कार्यक्रम आपका, जैसे सब अन्य कार्यक्रम दब जाते हैं वैसे ये भी दब जाएगा। अगर आज आपकी गोष्ठी में उपस्थित हैं आप लोग और व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम को व्यापक रूप में आप संपन्न कराना चाहते हैं
तो इस कार्यक्रम को स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय से जरूर प्रारंभ करें। टीम आप बनानी पड़ेगी आपको, विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। बस आप यूट्यूब देखें, हमारे प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का यूट्यूब चैनल को जरूर देखिए। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के यूट्यूब चैनल में तमाम तरह की सामग्रियां उपलब्ध हैं, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसमें वीडियो देखें, उसमें सर्च करें, आपको मिलेगा। इसके अलावा प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा साहित्य भी प्रकाशित है, शांति कुछ हरिद्वार से भी साहित्य है, उनको पढ़ें, देखें, समझें। और विचार क्रांति अभियान के, सप्त आंदोलन के इस एक आंदोलन व्यसन मुक्ति अभियान को भी समाज में लेकर के जाएं। इतने शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको सादर प्रणाम, सादर नमन वंदन। अगर कभी आपको डेमो क्लास चाहें या मैं समय देने के लिए भी हम तैयार हैं, कहीं आप बुलाना चाहेंगे तो हम वहां भी आकर के आपके सामने प्रस्तुति कर सकते हैं। कोई आय व्यय का हमारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।